नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन को, जिसमें कि हम जीएस पेपर 4 को कवर कर रहे थे और ऑलरेडी हम जीएस पेपर 4 में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कवर कर चुके हैं। पहले दोनों पार्ट्स में हमने बेसिकली एथिक्स की पूछी गई जो थ्योरी थी उसको ख़त्म कर दिया है, उसको कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने इन पार्ट्स को नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाकर देखिए। स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पार्ट 1 को देखना इज़ अ मस्ट वॉच, क्योंकि पार्ट 1 में हमने एक ट्रेंड एनालिसिस आपके साथ कवर करी है जिसको कि आपको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली दोनों वीडियोस थोड़ी सी लेंदी हो गई एंड आई प्रॉमिस यू कि ये वाली वीडियोस उतनी लेंदी नहीं होंगी जो पार्ट 3 और पार्ट 4 की वीडियोस हैं। इसमें हम लोग कवर करेंगे केस स्टडीज़ को। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था, यूपीएससी का ट्रेंड चलता आया है कुल मिला के 6 केस स्टडीज़ पूछने का। 3 केस स्टडीज़ हम इस पार्ट में कवर करेंगे और 3 ही केस स्टडीज़ हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, राइट। So we are distributing the case studies into 2 parts, part 3 and part 4, and now we are going to begin. Also, यदि आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ हिचकिचाइएगा मत, मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए। मैं बहुत ही खुशी से इसका जवाब आपको देना चाहूँगा, ठीक है। बस जस्ट गिव मी 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स यू विल गेट योर आंसर। ऑल्सो यदि आपने स्टडी आईक्यू की ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप कई सारे कोर्सेज पे मिस आउट कर रहे हैं। ये वाली जो कोर्स है, ये वाला हमने उन बच्चों के लिए कोर्स लॉन्च किया है जो कि 2021 में अपीयर होना चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। स्पेशली अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो डेफिनेटली इस कोर्स को बाय कीजिएगा, जिसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। इसका नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स एंड इसमें हमने 2011 से लेकर के अभी तक के सभी पेपर्स को कवर कर लिया है। ऑल राइट, लेट अस बिगिन। देखिए यहाँ पर केस स्टडी की हमारी डिस्कशन का जो अप्रोच रहेगा, हम केस स्टडी को पढ़ने में और समझने में काफ़ी समय लगाएंगे। उसके बाद आंसर स्ट्रक्चर आपके सामने होगा, आप आराम से बैठ के उसको पढ़ सकते हैं। आई विल गो थ्रू इट विद यू वंस, लेकिन अगेन ये बेसिकली जो है आपको अपने आप ही पढ़ना होगा। मेनली हम डिस्कस करेंगे कि आपको इसको अप्रोच कैसे करना था, क्योंकि केस स्टडीज़, इस साल की केस स्टडीज़ में एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। दिस टाइम अराउंड वी फाउंड दैट द केस स्टडीज़ वर वेरी वेरी लेंदी, यानी कि जो केस स्टडीज़, वैसे तो देखिए उतना ही एग्जामिनर ने पूछा है आपसे, ये देखिए 20 मार्क्स दिया है और 250 वर्ड्स में ही आपको पूछा है इसका जवाब देना है। लेकिन इस बार अगर आप केस स्टडीज़ का कंटेंट देखेंगे ना, जो केस स्टडीज़ पूरा केस दिया गया है वो असल में काफ़ी लेंदी है। यहाँ पे देखिए 2.5 स्लाइड्स ऑलमोस्ट आपको पढ़नी पड़ेंगी। सिमिलरली अगर आप अगले वाला देखें, ये वाली में भी आपको 2 स्लाइड्स, उसके बाद नेक्स्ट वाला और भी लंबा है। सो दिस इज़ समथिंग जिसमें आपको काफ़ी कुछ पहले समझना होगा, पहले पढ़ना होगा। सो इसीलिए गिव योर टाइम प्रॉपरली। केस स्टडी को समझना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको मैंने कहा भी है, अगर नहीं समझ आया एक रीडिंग और मार लो। केस स्टडी में 2 रीडिंग मारने में कोई भी आपको शर्म नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप केस स्टडी को अच्छे से समझ पाएंगे और आगे जाके अगर आप 250 वर्ड्स नहीं भी लिखते हैं, इट इज़ टोटली फाइन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट टू नोट इज़ कि आप केस स्टडी के सभी एस्पेक्ट्स को एड्रेस कर रही हैं। अब जब मैं आपके साथ पढ़ूंगा, आप नोट भी करते रहना मैं किस तरीके से चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा हूँ। मैं पूरी की पूरी केस स्टडी को अंडरलाइन नहीं करूँगा, सो प्लीज़ ये गलती भी आपको नहीं करनी है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे अपनी अप्रोच आपको बताता जाऊँगा। Rajesh Kumar is a senior public servant. Senior is important to note, with a reputation of honesty and forthrightness, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ही forthright है, कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। Currently posted in the finance ministry as head of the budget division, ठीक है। his department is presently busy in organizing the budgetary support to the states, 4 of which are due to go to the polls within the financial year। यानी कि इनका जो विभाग है वो बेसिकली 4 राज्यों को बजटरी सपोर्ट देने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है और इसी के लिए, और ये जो 4 स्टेट्स हैं ये इसी वित्तीय वर्ष में इनमें चुनाव भी होने वाले हैं। This year's annual budget had allotted 78,300 crores for the National Housing Scheme (NHS), जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सोशल हाउसिंग स्कीम है for the weaker sections of the society। 775 crores have been drawn for NHS till June, ठीक है। अभी तक जो है जून तक ऑलरेडी 775 करोड़ रुपए ड्रॉ कर दिए चुके हैं। टोटल जो एलोकेशन करी गई है वो 78,300 करोड़ की है। अभी तक हमें ज़्यादा कुछ फैक्ट्स सामने नहीं आए हैं, केवल इतना मालूम पड़ा है कि राजेश कुमार जो हैं, ही इज़ अ सीनियर पब्लिक सर्वेंट जिनकी रेपुटेशन ऑनेस्टी की और फोर्थराइटनेस की है, ठीक है।
अब दूसरा पहलू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैड लॉन्ग बीन परस्यूइंग अ केस फॉर सेटिंग अप अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन अ सदर्न स्टेट टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। देखिए ऊपर जो 4 स्टेट्स का नाम लिया था वहां पर इन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि वो 4 स्टेट्स कौन सी हैं। इट कैन बी 4 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया, इट कैन बी 4 स्टेट्स इन ईस्टर्न इंडिया, इट कैन बी 4 स्टेट्स इन नदर्न इंडिया। कहीं पर भी कुछ लिखा नहीं गया है, तो आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना है कि जो ऊपर वाली 4 स्टेट्स हैं वो नॉर्दर्न इंडिया की ही होंगी, क्योंकि यहाँ पे सदर्न स्टेट लिखा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो आपको एज्यूम कुछ नहीं करना, ठीक है। अब जो वाणिज्य का मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन खड़ा करना है सदर्न स्टेट में इन ऑर्डर टू बूस्ट दी एक्सपोर्ट्स। जो निर्यात हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए और मजबूत करने के लिए हमें एक SEZ को शुरू करना है। आफ्टर 2 years ऑफ डिटेल्ड डिस्कशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट इन अगस्त। ठीक है, ये बात भी सही है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया था 2 साल की लंबी डिस्कशन के बाद। प्रोसेस वॉज इनिशिएटेड टू एक्वायर द नेसेसरी लैंड। ठीक है, 18 months ago a leading PSU, अब एक PSU पिक्चर में आ जाती है। अभी तक पिक्चर में क्या था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पिक्चर में था, जो कि एक सदर्न स्टेट में खड़ा करना था। अब तीसरी पिक्चर में चीज़ आ रही है PSU। अभी तक देखिए 2 चीज़ें पिक्चर में ऑलरेडी आ चुकी हैं। सबसे पहली चीज़ है नेशनल हाउसिंग स्कीम, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और अब तीसरी चीज़ PSU आ चुकी है। हैड प्रोजेक्टेड द नीड फॉर सेटिंग अप अ लार्ज नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट इन अ नॉर्दर्न स्टेट। ओके, PSU ने कहा कि भैया हमें एक लार्ज नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट खड़ा करना है, ये आपका तीसरा वेरिएबल, इन अ नॉर्दर्न स्टेट फॉर द रीजनल गैस ग्रिड। द रिक्वायर्ड लैंड इज ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द PSU। SEZ के केस में क्या था, प्रोसेस वॉज इनिशिएटेड टू एक्वायर द नेसेसरी लैंड, और इस केस में क्या है, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट के केस में क्या है कि जो लैंड है इट इज़ ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द PSU। यहाँ पे लैंड ऑलरेडी उनके पास एक्वायर करी हुई है। द गैस ग्रिड इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। ये भी ठीक है कि चलो जो हमारी भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमने रणनीति लेकर आए हैं उसके लिए गैस ग्रिड बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है। आफ्टर 3 rounds ऑफ बिडिंग द प्रोजेक्ट वॉज अलॉटेड टू एन MNC मेसर्स XYZ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, प्रोजेक्ट अलॉट हो चुका है। द फर्स्ट ट्रांश ऑफ पेमेंट टू द MNC शेड्यूल टू बी मेड इन दिसंबर। जो पहला ट्रांश ऑफ पेमेंट है वो ऑलरेडी उनको पे करना ज़रूरी है। Finance Ministry was asked for a timely allocation of an additional 6,000 crores for these 2 development projects। अब आपके सामने 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए। एक आपकी नेशनल हाउसिंग स्कीम हो गई जो कि किसके लिए थी, जो कि वीकर सेक्शन के लिए थी। अब आप देखिए, एक तरफ आपका प्रोजेक्ट नंबर 1 है और एक तरफ आपका प्रोजेक्ट नंबर 2 और 3 है। जो प्रोजेक्ट नंबर 1 है ये बेसिकली आपका वीकर सेक्शन के लिए है। 2 और 3 जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली आपका एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और एक आपका नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है। इसके लिए पैसा अलॉट किया गया था 78,300 करोड़, बिल्कुल सही बात है, हम ये जानते हैं। और सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज आस्क्ड फॉर अ टाइमली एलोकेशन ऑफ 6,000 करोड़। चलिए ये बात भी हो गई कि यहाँ पर हमें 6,000 करोड़ और चाहिए। ठीक है, ये बात भी हो गई क्लियर। It was decided to recommend reappropriation of this entire amount from the NHS allocation। अब यहाँ पर किसी ने कहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री को किसी सीनियर इंसान ने कहा कि यहाँ पर जो पैसा है जो आपने 78,000 करोड़ यहाँ पे देना था उसमें से कुछ पैसा निकाल के आप 6,000 करोड़ यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है। The file was forwarded to Budget Department for their comments and further processing. On studying the case file, Rajesh Kumar realized that this reappropriation may cause inordinate delay in the execution of NHS, a project much publicized in the rallies of senior politicians. Obviously, जब यहाँ पर इतना पैसा ये इधर निकालने के लिए बोल रहे हैं तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये तो सफ़र करेगा ही करेगा, डेफिनेट सी बात है। ये नेशनल हाउसिंग स्कीम का प्रोजेक्ट यहाँ पे सफ़र कर रहा है। नाउ बड़ी बात यह भी है कि NHS का जो प्रोजेक्ट है वो असल में एक सोशल हाउसिंग स्कीम है, यानी कि सामाजिक हाउसिंग एक योजना चलाई गई है उन लोगों के लिए जो कि वीकर सेक्शन है, एंड वो भी उन स्टेट्स में जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। A project much publicized. Correspondingly, non-availability of finances would cause financial loss in the SEZ and national embarrassment due to delayed payment in an international project. यहाँ पर आपने एक MNC को पैसा देना था और दूसरी तरफ SEZ में भी आपकी बहुत बेइज्जती हो सकती है, बहुत आपका नाम खराब हो सकता है अगर आप पेमेंट को डिले करते हैं। तो बातें दोनों हैं। अब ये क्या हो गया, दिस इज़ अ क्लियर कट केस ऑफ अ डायलेमा। ठीक है, ना इधर के ना उधर के। अगर इधर जाते हैं, अगर नंबर 1 को सपोर्ट करते हैं तो बेसिकली आप नंबर 2 और नंबर 3 को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर नंबर 2 और 3 को सपोर्ट करते हैं तो बेसिकली आप नंबर 1 को सपोर्ट नहीं कर रहे। बेसिकली कहीं ना कहीं ये गलती, ये एक तरीके से डायलेमा है, यानी कि आप फंस चुके हैं कि अगर आप
एक तरफ भी जाते हैं तो दूसरी तरफ आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, कुछ ना कुछ आपको सरेंडर करना होगा, राइट। अब देखिए, अब राजेश कुमार की बारी आती है दोबारा, क्योंकि यही हमारे मेन एक्टर हैं इस पूरी केस स्टडी के। ही डिस्कस द मैटर विद हिज सीनियर्स, ही वाज कन्वेड दैट दिस पॉलिटिकली सेंसिटिव सिचुएशन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली। राजेश कुमार रियलाइज दैट डाइवर्जन ऑफ फंड फ्रॉम एनएचएस कुड रेज डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। ये भी उन्होंने रियलाइज किया। अब देखिए, अब आपके पास पूरी की पूरी केस स्टडी आपके सामने आ चुकी है। दोबारा से केस स्टडी को देख लीजिए। एक आपका प्रोजेक्ट है जो कि एनएचएस का है, जो कि सोशल हाउसिंग के लिए है। दो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आर्थिक विकास के लिए हैं, एक नेचुरल गैस के लिए है और एक एसईजेड के लिए है। सडनली क्या होता है, डिमांड आती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को पूछा गया कि आप 6,000 करोड़ रुपए एनएचएस की स्कीम में से निकाल के इस स्कीम में डाल दीजिए। लेकिन इस चीज़ को लेकर ऑब्वियसली राजेश कुमार थोड़ा सा फेवर में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है, इन दैट केस जो प्रोजेक्ट है एनएचएस का वो सफ़र कर सकता है। इतनी बात क्लियर है। जब इन्होंने अपने सीनियर से बात करी, इन्होंने कहा कि दिस नीड्स टू बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली। ये बात कर चुके हैं अपने सीनियर से, उन्होंने कहा कि सिचुएशन पॉलिटिकली सेंसिटिव है और आपको चीज़ों को जल्दी से प्रोसेस करना होगा। राजेश कुमार रियलाइज कि अगर वो डाइवर्जन करते हैं तो इट कैन रेज डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। डिस्कस द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू दिस केस: ethical issues involved in reappropriation of funds from a welfare project to the development project। पहला पार्ट क्वेश्चन का बहुत ही आसान है। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व क्या क्या हैं? ऑब्वियसली बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हमने लिखी हुई हैं। सबसे पहला तो, अगर आप एक वीकर सेक्शन के प्रोजेक्ट को जो अलॉट किया गया पैसा है उसको किसी और बड़े प्रोजेक्ट के लिए अलॉट कर रहे हैं, तो आपने यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो हेल्पलेस लोग हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उनके मामले आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सबसे बड़ा एथिकल इशू यही हुआ। अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम वेलफेयर स्कीम्स टू डेवलप वर्क रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद पार्शियलिटी भी तो होगी ना। द अर्जेंसी टू रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम वेलफेयर स्कीम्स रादर देन जनरेटिंग एडिशनल रिसोर्सेज शोज द प्रो रिच एटीट्यूड इन द गवर्नेंस। स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस किस के लिए है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बड़े बड़े उद्योगों के लिए है। जो नेचुरल गैस की प्लांट की पेमेंट करनी है वो भी तो एक एमएनसी को करनी है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो अमीर लोग हैं उनका फेवर कर रहे हैं, आप जो गरीब लोग हैं उनका फेवर नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली इनएफिशिएंसी की बात करते हैं। यहाँ पर ये भी एक देखिए, जो पहले दो पॉइंट्स हैं ये जनरेट करने काफ़ी आसान है, हर एक इंसान सोच सकता है। इनफैक्ट इसमें अगर आप जो पहले वाला पॉइंट है, जो ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मेरे ओपिनियन में दैट विल बी सोशल जस्टिस। कि सोशल जस्टिस की जो वैल्यू है वो ये कहती है कि आपको इन गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, आपको उस स्कीम में से, वो जो आपकी वेलफेयर स्कीम है उसमें से पैसा नहीं निकालना चाहिए, सो दैट आप गवर्नमेंट की जो दूसरी कमिटमेंट्स हैं वो पूरी कर सकें। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले दो पॉइंट्स आर फाइन, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इनएफिशिएंसी भी है। गवर्नमेंट को, चलिए मान लेते हैं गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, हम ये भी मान लेते हैं कि दोनों चीज़ें साथ में चलनी ज़रूरी हैं। गरीबों के लिए भी पैसा निकालना ज़रूरी है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसा निकालना ज़रूरी है। बट गवर्नमेंट का ये कहना कि जो 6,000 करोड़ रुपए चाहिए उसको यहाँ से निकाल के ले आओ, ये तो गलत है ना। ये गलत इसलिए है, क्या गवर्नमेंट इतनी भी ज़्यादा यहाँ पर एफिशिएंट नहीं है कि वो 6,000 करोड़ रुपए और कहीं से ले आए? ये चीज़ गलत है। इसी को कहा जाता है इनएफिशिएंसी। एफिशिएंसी रिमेन्स अ मेजर एथिकल डायमेंशन ऑफ गुड गवर्नेंस। अगर आपका शासन अच्छा चल रहा है, अगर आपकी जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर रही है, तो आपको अच्छा एफिशिएंट गवर्नमेंट भी चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। द इनएबिलिटी टू जनरेट एक्स्ट्रा रिसोर्सेज एंड अब्रिजिंग बजट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स शोज द इनएफिशिएंसी ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं। ये भी एक एथिकल डायमेंशन है जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज पॉलिटिकल कंसिडरेशन इन्फ्लुएंसिंग इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। व्हेन इकोनॉमिक डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड डिस्प्रोपोर्शनली बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशंस इट रिमेन्स अ मेजर कंसर्न इन द गुड गवर्नेंस। अब देखिए, आपको केवल और केवल जो है पुअर लोगों के फेवर में बात नहीं करनी, आपको ये भी तो बताना है कि कहीं ना कहीं जो नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। कल को मान लीजिए हमने पेमेंट नहीं करी तो हमारी इमेज ख़राब हो सकती है। अगर हमारी इमेज ख़राब हो सकती है तो कल को मान लीजिए भारत को कहीं से ग्रांट की ज़रूरत है, कहीं से मान लीजिए भारत को लोन्स की ज़रूरत है, मान लीजिए कोई देश देने से मना कर दे, कोई IMF देने से मना कर दे, तो ये सब बातें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको दोनों साइड के इश्यूज़ बताने हैं कि जो प्रोजेक्ट नंबर 1 है उस साइड के इश्यूज़ क्या हैं अगर आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 2 और 3 जो हैं उस साइड के इश्यूज़ क्या हैं अगर आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये दोनों साइड के इश्यूज़ जब तक आप नहीं बताएंगे आप क्वेश्चन को जस्टिस नहीं करेंगे। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पहला पार्ट क्लियर हो चुका है कि एथिकल इश्यूज़ इन्वॉल्व क्या क्या हैं।
Second part, given the need for proper utilization of public funds, discuss the options available to Rajesh Kumar. Is resigning a worthy option? कि आपको पहले बताना है what are the various options available to राजेश कुमार, और फिर एग्जामिनर ने यह भी पूछा है क्या रिजाइन करना, क्या इस्तीफा देना एक सही ऑप्शन माना जाएगा या नहीं। तो क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, पहले हम ऑप्शंस की बात करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और उसके बाद ऑप्शन नंबर 3। ये मैंने आपको इसलिए मार्क करवाया है, जब भी आपसे ऑप्शंस पूछी जाती हैं हमेशा आपको 1 2 3 करके ही अप्रोच करना है। ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं। कंप्लाई विद द ऑर्डर्स एंड रीअप्रोप्रिएट द फंड्स फ्रॉम द नेशनल हाउसिंग स्कीम टू द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की जो आपको आदेश दे दिए गए हैं कि आप पैसे को वहाँ से निकालिए और नेशनल हाउसिंग स्कीम के लिए दे दीजिए, नेशनल हाउसिंग स्कीम में से पैसे को निकालिए और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वहाँ में से पैसा दे दीजिए। ये चीज़ ऑब्वियसली जो है इसमें क्या होगा, राजेश जो है ऑर्डर्स को सही से फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ही वुड एस्केप एनी पर्सनल लॉस, क्योंकि मान लीजिए वो ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते, उनका ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर उनको सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ भी और कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में उनको पर्सनल लॉस नहीं होगा। हाउएवर हिज इनर कॉन्शियंस मे नॉट अलाउ हिम टू लिव विद डिग्निटी, क्योंकि उनका ये मानना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स कुड रेज डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। तो उनका इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, रेजिस्ट द ऑर्डर एंड रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट इफ हिज सजेशंस आर नॉट अकोमोडेटेड बाय द गवर्नमेंट, की इन्होंने आदेश को मना कर दिया कि मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा और मैं अपना इस्तीफा देता हूं, किसी और को बुलाइए, उससे ये काम करवा लीजिए। रिजाइनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इकोनॉमिकली वुड बी कॉस्ट डियरली टू राजेश। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया था, ये एक सीनियर पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है। अपनी उम्र में इतनी आगे जाके इनको कहीं और नौकरी नहीं मिले या ना मिले इसकी गारंटी नहीं है, राइट। सीनियर पब्लिक सर्वेंट है, अपनी सैलरी भी जाएगी, सब कुछ जाएगा इनका, तो ये इनके लिए एक बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी हो जाएगा। बट इट रिफ्लेक्ट्स हिज इम्पेकेबल कमिटमेंट टू हिज पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल वैल्यूज़, की मेरी जो प्रोफेशनल और पर्सनल वैल्यूज़ हैं उसके साथ ये चीज़ मेल नहीं खाती, इसलिए मैं इस्तीफा देकर भी खुश हूँ। तो इस चीज़ के मेरिट और डीमेरिट दोनों हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये नहीं कहा कि ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, कंसिस्टेंट एंगेजमेंट विद द सीनियर कॉलीग्स एंड रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। इट इज़ द थर्ड ऑप्शन विच राजेश कैन कंटेम्पलेट ओवर, यानी कि जिसके ऊपर ये सोच सकते हैं। This would allow Rajesh to address his concerns slowly but steady and less harmful manner. It will require good communication skills and strong willpower. देखिए आपको क्वेश्चन में even though लिखा गया है कि राजेश कुमार discussed the matter with his seniors, he was conveyed that this sensitive situation needs to be processed immediately. हम मानते हैं कि even though क्वेश्चन में लिखा गया है कि उन्होंने अपने सीनियर से बात कर ली है, लेकिन फिर भी हम इस ऑप्शन को आपके सामने रख रहे हैं। क्या होता है कि आप हर बार क्या होता है कि आप अपनी बात को पहली बार में कन्वे नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि आप दोबारा उनके पास जाएंगे, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आप उनके साथ पेश करेंगे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को और आप उनको कन्विंस करेंगे कि शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आप उनके पास जाएंगे, जिसको हम एथिक्स की भाषा में कहते हैं करेज ऑफ कन्विक्शन। अगर आप इसके साथ उनके पास जाते हैं तो मे बी थिंग्स कैन टर्न आउट बेटर, राइट। तो इसीलिए हम अगर देखिए जो आपसे पूछा क्या था, इज़ रिज़ाइनिंग अ वर्दी ऑप्शन, तो उसके हम अगेंस्ट बात करेंगे। देखिए एक सिविल सर्वेंट के लिए रिज़ाइन करना या फिर विसल ब्लो करना, ये सब चीज़ें एक्सट्रीम स्टेप्स होती हैं। आपको कभी भी केस स्टडी में ऐसा स्टैंस नहीं लेना है। प्लीज़ बिलीव मी, अगर आप ऐसा स्टैंस ले रहे हैं, एग्जामिनर समझ रहा है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप करेजियस नहीं हैं, ठीक है। रिज़ाइन करना इज़ नॉट करेजियस। आपने रिज़ाइन करके क्या किया, वही काम कोई और कर देगा। क्या आप उस काम को रोक पाए? नहीं रोक पाए। तो रिज़ाइन करना, विसल ब्लो करना, एक्सपोज करना, ये सब चीज़ें गलत हैं। एक सिविल सर्वेंट से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप मान लीजिए सरकारी नौकरी में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको ऐसी ऑप्शंस कभी भी नहीं देनी होंगी। मान लीजिए आपने रिज़ाइन कर दिया, हो सकता है आपके ऊपर कोई और विपत्ति आ जाए कल को, ठीक है, तो आप कभी भी ऐसी ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। कई बार मुझसे बच्चे पूछते भी हैं कि सर क्या हम विसल ब्लो का ऑप्शन दे सकते हैं, मीडिया के पास जाके बोल सकते हैं, क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो सकता है, स्टिंग जर्नलिज्म हो सकता है। जी नहीं, ऐसी ऑप्शंस कभी भी नहीं देनी है आपको। इवन दो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने सीनियर से बात करी, उन्होंने मना कर दिया कि इस चीज़ को जल्दी से प्रोसेस करवाओ, आपका ज़मीर नहीं मान रहा, आपका मन नहीं मान रहा, इट्स फाइन, आप दोबारा से उनके साथ जाके बात कीजिए। इस केस में आप नेताओं के साथ जाके बात नहीं करेंगे, आप पार्लियामेंट में जाके बात नहीं करेंगे, आप अपने सीनियर्स के साथ ही बात करेंगे। वो सीनियर्स आगे शायद आपकी बात को कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी अप्रोच हमेशा यही होनी चाहिए कि नेवर रिज़ाइन, रिज़ाइनिंग मे नॉट बी अ सूटेबल डिसीजन इन दिस केस एज द ऑर्डर इज लेजिटिमेट एंड लीगली साउंड। कोई गलती थोड़ी है,
सरकार ने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप कोई करप्शन कीजिए, सरकार ने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप कोई गलत काम कीजिए। जो सरकार आपसे काम करने को कह रही है वो लीगली सही है, एथिकली सही नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन उसके भी वे अराउंड्स हैं। वे अराउंड्स क्या हैं? आप देखिए, राजेश कैन एंगेज हिज सीनियर कॉलीग्स एंड परसुएड देम एंड एड्रेस हिज कंसर्न्स इन एन एमिकेबल मैनर। उनको प्यार से समझाएंगे, उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे, करेज ऑफ कन्विक्शन COC के साथ समझाएंगे, तो शायद चीज़ें बेटर हो सकती हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी, सबसे पहली बात एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 3 ऑप्शन हमने बता दी। हमने क्यों बताई? क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा डिस्कस दी ऑप्शंस अवेलेबल टू राजेश कुमार, राइट? पूछा कि नहीं पूछा? डिस्कस दी ऑप्शंस अवेलेबल। उसके बाद आपसे पूछा इज रिजाइनिंग अ वर्दी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको केवल येस और नो ही तो बताना है। हमने बोल दिया नो, राइट? आपको ये नहीं बताना कि एग्जैक्टली राजेश को करना क्या है। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि राजेश को क्या करना चाहिए। इवन दो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तब भी आप बता सकते हैं इतना कि ठीक है, वो अपने कॉलीग से जाके एंगेज कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनको परसुएड कर सकते हैं, ये फाइन है। लेकिन रिज़ाइन करना एक वर्दी ऑप्शन नहीं है। इसके लिए हमने टोटली मना कर दिया है कि नहीं, रिज़ाइन तो करना ही नहीं है। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, रिज़ाइन नहीं करना, ठीक है, विसल ब्लो नहीं करनी, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लीगली बाउंड, आप भी एक कानून के आधार पे चलते हैं, आपको भी एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। जब तक आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तब तक आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे। केस स्टडीज़ में मैंने अक्सर देखा है, बच्चे ये सोचते हैं कि हमें यहाँ पर एक समाज सेवी की तरह काम करना है। जी नहीं, आपको एक सिविल सर्वेंट की तरह काम करना है, यही आपसे एक्सपेक्टेड है, यही अपेक्षा आपसे रखी जाती है। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, ठीक है? आई होप आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे इससे। सबसे ट्रिकी केस स्टडी थी ये इस साल की, इसके बाद सारी की सारी केस स्टडीज़ बहुत ही आसान है। इसकी बात कर लेते हैं। चेयरमैन ऑफ भारत मिसाइल्स लिमिटेड वाज वाचिंग अ प्रोग्राम ऑन टीवी वेयरइन द पीएम वाज एड्रेसिंग द नेशन ऑन द नेसेसिटी ऑफ डेवलपिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री टीवी पर भाषण दे रहे थे। He subconsciously nodded in agreement and smiled to himself as he mentally reviewed BML's journey। भारत मिसाइल्स लिमिटेड की उन्होंने जब जर्नी को देखा पिछले 2 दशकों में, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा कि हम भी तो ऐसे काम ही कर रहे थे। BML had admirably progressed from producing first generation anti-tank missiles to designing and producing state-of-the-art ATGM weapon system that would be the envy of the army, जिसको देख के जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा jealous होगा। He sighed in reconciliation with his assumptions that the government would probably not alter the status quo of a ban on export of military weaponry। यानी कि अभी तक क्या था कि BML के केस में अभी तक सरकार ने ये बेसिकली एक ऑर्डर दे रखा था कि आप जो है मिलिट्री वेपनरी को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी मिलिट्री वेपन्स को आप बाहर के देशों को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सो दैट आपकी वेपन्स बेटर हों, आपके दुश्मन के वेपन्स उतने बेटर ना हो, राइट? तो अभी तक ये जो चीज़ें चल रही थी और इनको ये उम्मीद थी कि यहाँ तक तो बात ठीक थी कि हम सेल्फ रिलायंट इंडिया करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन इनको उम्मीद ये भी थी चेयरमैन को कि शायद सरकार जो है ये वाला जो बैन चलता आ रहा था इसको उठाएंगे नहीं, इसके स्टेटस को मेंटेन करेंगे। ही वुड प्रॉबेबली नॉट ऑल्टर द स्टेटस को। लेकिन हुआ क्या? Obviously change हुआ। To his surprise, the very next day he got a telephone call from the DG Ministry of Defense asking him to discuss the modalities of increasing BML production of ATGMS as there is a possibility of exporting the same to a friendly foreign country। ठीक है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डीजी ने फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम मिसाइल्स को फ्रेंडली फॉरेन कंट्री को भेज सकते हैं। द डीजी वांटेड द चेयरमैन टू डिस्कस द डिटेल्स विद हिज स्टाफ एट दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो अब एक नया बंदा आ गया है, चेयरमैन से भी सीनियर डीजी आ गया। उन्होंने कहा कि हम तो जी इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। 2 days later at a press conference, the defense minister stated that he aims to double the current weapons export levels within 5 years। ठीक है, अब 2 चीज़ें हो गई। पहले तो डीजी ने कहा कि बात करते हैं इसके बारे में, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर जो डिफेंस का एक्सपोर्ट लेवल है, जो डिफेंस के वेपन्स का एक्सपोर्ट लेवल है, उसको 2 गुना करना चाहते हैं, उसको डबल करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है This would give an impetus to financing the development and manufacturing of indigenous weapons in the country। ठीक है, he also stated that all indigenous arms manufacturing nations have a very good record of international arms trade। कि जितने भी लोग हैं जो कि अपने घरों में, अपने देशों में आर्म्स को बना रहे हैं, हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं, उनका इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। As chairman of BML, what are your views on the following points?
अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अक्सर हम न्यूज़ में क्या देखते हैं कि हम चाहते हैं भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े, है ना, और अच्छा होगा हमारे मेक इन इंडिया के मिशन के लिए। लेकिन ये वाला जो आपको व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी तो इतना इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है। मान लीजिए आपने एक मिसाइल बनाई, ठीक है, आपने वो मिसाइल बनाई किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए आपने वो मिसाइल बनाई। अब आपने उस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर दिया मान लीजिए किसी और देश को, ठीक है। अब उस देश के पास भी वही मिसाइल होगी जो इंडियन आर्मी के पास मिसाइल थी, जबकि उस देश के पास इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था जितना कि इंडिया के पास था। तो उस देश के पास ऐसी मिसाइल क्यों होनी चाहिए, राइट? तो ये चीज़ जो बीएमएल के चेयरमैन हैं उनका मानना है कि ऐसे केस में स्टेटस को ऑल्टर नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब सरकार कह रही है कि आपको बदलना होगा, राइट, कि आपको एक्सपोर्ट्स भी करने होंगे सो दैट हमारा मेक इन इंडिया का मिशन भी सक्सेसफुल हो। देखिए, इवन दो मेक इन इंडिया का नाम कहीं लिया नहीं गया है तो आपको चर्चा नहीं करनी है, लेकिन आपको यहाँ पे बोला गया है ना कि हम सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना चाहते हैं। फिर आपको ये भी बोला गया है कि वी वॉन्ट टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिजिनस वेपन्स इन द कंट्री, राइट? तो ये सब चीज़ें आपको कही गई हैं। नाउ आपको बेसिकली इसी जो ये अगेन एक तरह का डिलेमा है कि एक तरफ तो आप चाहते थे कि जी नहीं आर्म्स का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक तरफ आपको कहा जा रहा है जी नहीं, आपको जो आर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ाना होगा सो दैट हम उनका एक्सपोर्ट कर सकें। अब जो ऑर्डर्स हैं वो ऊपर से आ रहे हैं। एज अ चेयरमैन ऑफ बीएमएल, व्हाट आर योर व्यूज ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स? As an arms exporter of a responsible nation like India, what are the ethical issues involved in arms trade? देखिए, आपसे असल में जो केस स्टडी में पूछा गया है वो केवल आपको एक सिनारियो दिया गया है, लेकिन आपको उसके ऊपर कोई भी सवाल पूछा नहीं गया है, ठीक है। आपसे देखिए, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन आर्म्स ट्रेड, आपको ये बताना है कि जो हथियारों का व्यापार होता है उसमें जो नैतिक मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं, केवल उन्हीं के बारे में बात करनी है। अब देखिए, पहला पार्ट, एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द आर्म्स ट्रेड। ऑब्वियसली जब आर्म्स का व्यापार होता है, अब उन लोगों के बारे में सोचिए जो कि हु आर लिविंग इन कंट्रीज सच एज सीरिया, हु आर लिविंग इन कंट्रीज सच एज येमेन, उनके बारे में सोचिए। उनको लगता होगा कि जो ये हथियारों का व्यापार है इसी की वजह से आज हमारी कंट्रीज़ का ये हाल है। उनके बारे में सोचिए जो कि अफ़गानिस्तान में रहते हैं, उनको भी यही लगता होगा कि हथियारों के व्यापार की वजह से अफ़गानिस्तान की आज हालत यही है। तो ऑब्वियसली आपको उन पर्सपेक्टिव से सोचना है कि हथियारों का व्यापार होता है तो लॉस ऑफ लाइव्स होती हैं, राइट? आपका द मॉडर्न वेपन्स क्रिएटेड बाय द कंपनीज कॉज लॉस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स एवरी ईयर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड एवरी ईयर, बिल्कुल सही बात है। लॉस ऑफ लाइव्स यानी कि आपकी कीमती जो लाइव्स हैं उनका लॉस हो रहा है एंड साथ में डिस्ट्रक्शन भी हो रही है, बिल्कुल सही बात है। एनकरेजमेंट टू दी ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो मानवीय अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। आपको ये भी तो मालूम होगा जितनी भी ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर युद्ध चल रहा है या फिर युद्ध होके हटा है, वहाँ पर यूएन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई होती हैं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, ये सब चीज़ों को लेके उनको वहाँ पे काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। एविडेंटली द कंट्रीज विद द प्योर ह्यूमन राइट वायलेशन ट्रैक रिकॉर्ड आर द प्रोमिनेंट कस्टमर्स ऑफ मॉडर्न वेपन्स। यहाँ पर भी आप देखें कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है और वही लोग हैं जो कि मॉडर्न वेपन्स को खरीदते हैं दूसरे देशों से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एथिकल इशू है जो कि जुड़ा हुआ है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, सिमिलरली इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ द एंटायर मैनकाइंड। अब आप जितने हथियार बना रहे हैं, मान लीजिए आज आपने मिसाइल बनाई, कल को आपने न्यूक्लियर मिसाइल बनाई, फिर आपने केमिकल मिसाइल, कुछ केमिकल अटैक करने का तरीका किया। अभी कोविड-19 के चलते ये भी बात चल रही थी कि आप कल को कोई बायोलॉजिकल वेपन बना सकते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मैनकाइंड को भी तो ख़त्म कर सकती हैं। डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड वेपनरी एक्सट्रीमली डेंजरस। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, ठीक है। नाउ डेवलपिंग दी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज़ वेरी वेरी ईजी। इनको आप शॉर्ट में WMD भी कहा जाता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसमें कि कौन से वेपन्स आते हैं, जिसमें कि आपका न्यूक्लियर वेपन आता है, जिसमें बायोलॉजिकल वेपन आता है और केमिकल वेपन्स आते हैं, बहुत ही कॉमन है ये। फर्दर इश्यूज़ की बात करें, कास्टिंग शैडोज ऑन इंडियाज़ हार्ड बिल्ट क्रेडिबिलिटी एज अ पीसफुल कंट्री। ये देखिए, आपसे ये भी तो पूछा गया था ना कि एज चेयरमैन ऑफ BML व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स ऑन द फॉलोइंग, व्हाट आर योर व्यूज ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये भी आप बता सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं भारत की जो हार्ड बिल्ड क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी एक ख़राब शैडो आ सकती है, ख़राब परछाई आ सकती है। पिछले 60 सालों में भारत ने अपनी जो छवि बनाई है दुनिया भर में वो ये है कि हम एक पीसफुल कंट्री हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो काफ़ी अच्छी बन चुकी है।
अगर हम आज मॉडर्न वेपन्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, इट्स इमेज मे नॉट स्टे द सेम, उसकी जो छवि बनी हुई है वो शायद बदल जाए कि भारत भी तो वेपन्स को एक्सपोर्ट करता है। सो नज़रिया बहुत अलग पूछा गया है क्वेश्चन में, बहुत ही डिफरेंट चीज़ पूछी गई है। मैं समझता हूँ कुछ बच्चों को ये वाला पॉइंट जनरेट करने में तकलीफ हुई होगी, लेकिन जो पहले 3 पॉइंट्स हैं ये मैं समझता हूँ बहुत ही आसान है, हर कोई इनको लिख सकता है। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पे आपसे पूछा गया है लिस्ट 5 एथिकल फैक्टर्स विच वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू सेल आर्म्स टू फॉरेन गवर्नमेंट्स, कि वो 5 एथिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो कि इस फैसले को इन्फ्लुएंस करेंगे कि हमें फॉरेन गवर्नमेंट्स को आर्म्स सेल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए ये भी बहुत आसान पार्ट है। क्या क्या फैक्टर्स होंगे? ऑब्वियसली सबसे पहले फैक्टर्स तो ये होंगे कि जो वो कंट्री है वो फ्रेंडली कंट्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या होगा कि उस कंट्री में ह्यूमन राइट्स की जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स कह लीजिए या फिर फंडामेंटल राइट्स कह लीजिए कि उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद आप और क्या सोचेंगे कि ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो कि भारत के अच्छा दोस्त हो। उसके बाद ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिसके साथ भारत का कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो ये सब एथिकल फैक्टर्स हैं। ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिनका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो अच्छा हो, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। सिंपल है। ट्रैक रिकॉर्ड ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, द इंडियन गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ एक्सपोर्टिंग वेपन्स टू सच कंट्रीज विद वेरी बैड ट्रैक रिकॉर्ड, जहाँ पे नरसंहार हुआ हो या महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जुर्म हुए हो, डेस्पोटिक गवर्नमेंट्स हो, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ वेपन टू बी अलाउड फॉर एक्सपोर्ट, अगेन जो आपने यहाँ पे लिखा कि भारत कल को मान लीजिए न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल को भारत न्यूक्लियर वेपन एक्सपोर्ट कर देगा, क्योंकि उस केस में हो सकता है कि वो देश न्यूक्लियर वेपन का गलत इस्तेमाल कर ले। Similarly, responsibility in respect of the armed conflicts. Only the responsible countries should be considered for exports of arms and weapons manufactured in India, right? उसके बाद कंट्रीज के रिलेशंस फ्रेंडली होने चाहिए, और जो कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को भी उसको मानना होगा। फॉर एग्जांपल कई सारी ट्रीटीज़ हैं, आपने सुना भी होगा। फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रीटी आती है CWC, केमिकल वेपन कन्वेंशन, उसके बाद ट्रीटी आती है आपकी MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, कि क्या वो कंट्री इन सब ट्रीटीज़ को मानती है या नहीं मानती है। अगर वो नहीं मानती है उस केस में भारत को उनको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये 5 फैक्टर्स हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देखिए GS2 में भी आता, GS1 में भी आता, तो भी आप ऐसे ही जवाब दे के आते। मैं समझता हूँ ईजीएस्ट केस स्टडी है, बहुत अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पे बन सकते थे। क्लियर है बात? नेक्स्ट एंड द लास्ट केस स्टडी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, उसके बाद हम बाकी की केस स्टडीज़ को आने वाली वीडियो में रिज्यूम करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, रामपुरा, अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट इनहैबिटेड बाय अ ट्राइबल पॉपुलेशन इज मार्क्ड बाय एक्सट्रीम बैकवर्डनेस एंड एब्जेक्ट पॉवर्टी। ठीक है, एक आपको जिला दिया गया है जो कि रिमोट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कहीं दूर दरार इलाकों में जाके जिला है ये। इट इज़ मार्क्ड बाय एक्सट्रीम बैकवर्डनेस एंड एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है और बहुत ही गरीबी है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन स्टे ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, दो इट इज़ प्राइमरीली सब्सिस्टेंस ड्यू टू द वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, कि वहाँ के लोग अपने रोज़गार के लिए खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन सब्सिस्टेंस है, यानी कि केवल अपना पेट भरने के लिए करते हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है, जैसे कि आपको पंजाब हरियाणा में देखने को मिलता है। देर इज़ इनसिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल और माइनिंग एक्टिविटी, वहाँ पे कोई उद्योग भी नहीं है, वहाँ पे कोई माइनिंग एक्टिविटी भी नहीं होती है। इवन द वेलफेयर प्रोग्राम्स हैव इनएडिक्वेटली बेनिफिटेड द ट्राइबल पॉपुलेशन, जो सरकार के द्वारा यहाँ पर विकास प्रोग्राम चलाए गए थे, विकास योजनाएं चलाई गई थी, उनका भी कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ है वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन को। In this restrictive scenario, the youth has begun to migrate to other states to supplement the family income. जो वहाँ के यूथ थे वो बेसिकली दूसरे राज्यों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया है, so that वो जो उनकी घरेलू आय है उसको बढ़ा सकें। Plight of minor girls is that their parents are persuaded by labor contractors to send them to work in the BT cotton farms. देखिए धीरे धीरे आपके स्टेक होल्डर्स ऐड होते जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेक होल्डर क्या है? रामपुरा खुद है, ये रिमोट डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा स्टेक होल्डर क्या है? आपका यूथ है, जो कि अब माइग्रेट करने लग गए हैं। तीसरा स्टेक होल्डर क्या है? आपका प्लाइट ऑफ माइनर गर्ल्स, ये इसके बारे में बात करेंगे। इज दैट देयर पेरेंट्स आर परसुएडेड बाय लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स टू सेंड देम टू वर्क इन द BT कॉटन फार्म्स ऑफ अ नियर बाय स्टेट। ठीक है, सॉफ्ट फिंगर्स ऑफ द माइनर गर्ल्स आर वेल सूटेड फॉर प्लकिंग द कॉटन, क्योंकि वो छोटी लड़कियां हैं, उनकी फिंगर्स सॉफ्ट हैं, तो वो कॉटन को प्लक करने में आसानी होती है, इसीलिए उनसे चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है। The inadequate living and working conditions in these farms have caused serious health issues for the minor girls। ठीक है, तो ये आपका हो गया
तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, NGOs in the districts of domicile and the cotton farms appear to be compromised and have not effectively espoused the twin issues of child labor and development of the area। ठीक है, जो ये आपका पहला स्टेक होल्डर था ना रामपुरा, ये बेसिकली ये स्टेक होल्डर क्या है, इसका मतलब ये है लैक ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज द स्टेक होल्डर। सेकेंड स्टेक होल्डर इज यूथ हैज बिगन टू माइग्रेट। थर्ड स्टेक होल्डर इज माइनर गर्ल्स जिनके हेल्थ इश्यूज आपके सामने हैं। इन्होंने बताया कि NGOs भी ध्यान नहीं दे रही हैं। ठीक है, यू आर अपॉइंटेड एज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ रामपुरा, आपको DC लगा दिया गया है। आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, विच स्पेसिफिक स्टेप्स विल यू इनिशिएट टू एमिलियोरेट द कंडीशंस ऑफ माइनर गर्ल्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड टू इम्प्रूव द ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो इन द डिस्ट्रिक्ट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, मैं इस केस में आपका जो आंसर स्ट्रक्चर है वो पढ़ूंगा भी नहीं, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ये स्टार्टिंग में हमने स्टेक होल्डर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, नहीं भी चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता स्टेक होल्डर्स को लिखना। इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व और उसके बाद आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे टू इंप्रूव दी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व क्या क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला, आपको सबसे पहली चीज़, इवन दो यहाँ पे लैक ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है प्लाइट ऑफ माइनर गर्ल्स, सीरियस हेल्थ इश्यूज, दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एथिकल इशू इन्वॉल्व, कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर हो रही है जिसकी वजह से उन बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर खराब प्रभाव पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा एथिकल इशू है। दूसरा एथिकल इशू क्या है, दूसरा एथिकल इशू जो हमने यहाँ पे आपको बताया था, दैट इज़ लैक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये लैक ऑफ डेवलपमेंट एथिकल इशू कैसे है, ये बेसिकली इसको आप कह सकते हैं समथिंग कॉल्ड एज रीजनल डिस्पैरिटी या फिर समथिंग कॉल्ड एज रीजनल इम्बैलेंस। ठीक है, जो आपका क्षेत्रीय असंतुलन है कि आपने सभी इलाकों में उतना विकास नहीं किया है, ये भी आपका एथिकल इशू हो गया। उसके बाद पब्लिक सर्विस, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, सरकार की तरफ से कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस नहीं देखने को मिल रही है, ये भी आपका एथिकल इशू हुआ। उसके बाद एथिकल इशू जो यूथ को मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ रहा है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी एक तरीके से एथिकल इशू बन चुका है उनके लिए। अगर वहाँ पे रोजगार होता तो क्या वो वहाँ से निकल के कहीं और जाते, क्योंकि सरकार के द्वारा यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी नहीं करवाई गई है, इसीलिए तो लोग वहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं। तो ये आपके एथिकल इश्यूज आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। ये देखिए, सोशल जस्टिस क्या हुआ, who are already backward or deprived of opportunities. State of affairs given in the case study reflects poorly on the constitutional object of social justice. माइनर चिल्ड्रन राइट्स, उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो माइनर गर्ल्स हैं इनको यहाँ पे गलत तरीके से काम करवाया जा रहा है। द गवर्नमेंट शुड एक्ट इन मैनर टू इंश्योर दीज राइट्स टू दीज वल्नरेबल चिल्ड्रन। गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी in efficient implementation of welfare programs. Welfare state should take all possible steps to ensure that the vulnerable are protected and their development is not held back by the government. Governance inadequacy, ठीक है, तो ये आपके हो गए पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था, वो उससे भी आसान है। Which specific steps you will initiate to ameliorate the conditions of minor girls and the overall economic scenario in the district? क्या करेंगे, रोजगार जनरेट करेंगे, ठीक है, लड़कियों NGO से बात करेंगे, लेबर इंस्पेक्शन करेंगे उन फार्म्स की जाके, सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वो कहाँ हुआ है, आप इन लड़कियों को किस हालत में रख रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। उनकी हेल्थ को लेकर क्या कर रहे हैं। कन्वर्जेंस एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर गर्ल्स, जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई गई थी वो अच्छे से काम करनी चाहिए। उसके बाद पार्टनरशिप विद द सिविल सोसाइटी एंड NGOs सो दैट वो धीरे धीरे यहाँ पे कोई विकास योजना शुरू कर सकें। टेकिंग अदर स्टेप्स टू क्रिएट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन, जो जो इश्यूज़ आपके सामने हैं आप उन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे एंड एक एक करके आप बताते जाएंगे कि इसके लिए ये सोल्यूशन, इसके लिए ये सोल्यूशन। आप सभी चीज़ों के बारे में सोल्यूशन बता सकते हैं, आई एम श्योर आप बता सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, वेरी वेरी इजी केस स्टडी। आई थिंक ऐसी केस स्टडी 4-5 साल पहले भी एक बार आई थी UPSC में, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें पूछी गई थी कि आपको 4-5 चीज़ें बता दी गई हैं कि ये प्रॉब्लम चलती आ रही हैं, आप किस तरीके से हेल्प करेंगे, इस तरीके से आपको इसका जवाब देना था। आई एम श्योर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इंपॉर्टेंट पहली वाली केस स्टडी थी जिसमें हमने बताया कि रिज़ाइन करना, विसल ब्लो करना ऑप्शन में नहीं है। सेकंड केस स्टडी में भी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करी हमने कि ये एक इशू बेस्ड केस स्टडी थी, ये एक केस बेस्ड केस स्टडी नहीं थी, इशू बेस्ड केस स्टडी थी कि आर्म्स ट्रेड क्यों होती है, क्यों गलत है, इस तरीके की चीज़ों आपसे पूछी गई थी। तो बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया पेपर था इस बार। हम बची हुई केस स्टडीज़ को कवर करेंगे अगले आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे